यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। बच्चों, आज के टॉपिक में मैंने लिया है आपका 2024 का हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा विज्ञान प्रश्न पत्र। और ये 2024 का सेट 2024 का सेट पहला का पेपर मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हुबहू पेपर आपको ऐसे ही 2025 के एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो समय आपको बच्चों मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। और यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित हैं। खंड आ तथा खंड बा 3 उपखंडों उपखंड क, ख और ग में विभाजित हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरिए। यानी खंड आ है, खंड आ के जितने भी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको ओएमआर सीट में भरना है। फिर बच्चों यहाँ पे है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्नों है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। यानी अगर आपने उपखंड आ डाला है या उपभाग 1 डाला है तो उसी उपभाग यानी फिजिक्स के क्वेश्चन एक साथ सारे करिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ करिए और बायो के क्वेश्चन एक साथ करिए। क्लियर है। प्रत्येक उपखंड नए प्रश्न से प्रारंभ किए जाएं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो बच्चों, साइंस के पेपर में यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ होती है। और इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को उपभाग में विभाजित किया गया। जैसे कि बहुविकल्पीय में देखा जाए तो खंड आ का पहला उपभाग 1 है। उपभाग में जो 1 होंगे इसमें सब आपके फिजिक्स के ही क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण की एक ही कंडीशन है, या तो हम ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखें तो हमारा अगर हम वस्तु अनंत पे सपोज करते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। इसके अलावा वस्तु को कहीं भी बने, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वह, तो यहाँ पे बेसिकली क्या रखा, अपवर्तन की घटना को बता रहे हैं। अपवर्तन की घटना में हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और अभिलंब से दूर कब हटती है, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जब वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हटती है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ उत्तल लेंस दिया है और उसकी फोकस दूरी दे दी है 15 सेंटीमीटर। अब वस्तु को यहाँ पे क्या रखा है, वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। और हमें ये पता है कि जो फोकस का 2 गुना क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या होती है। R इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 2f। तो अगर हमें आर निकालना है और इन्होंने जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, इसका मतलब 15 का 2 गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, आर अगर हमें निकालना हो तो 15 गुणे 2 कर देंगे। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, 15 गुणे 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु रखा कहाँ है बच्चों, यानी कि इस जो फोकस जो उत्तल लेंस दे रखा है इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर पे ही वस्तु रखा है। और हमें ये पता है कि जब हम वक्रता त्रिज्या पे वस्तु रखते हैं किसी भी लेंस में, तो जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है, सेम साइज का बनता है। यानी जितने साइज का इमेज ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की इमेज बनती है। उल्टी बनती है और दूसरी तरफ बनती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है। तो देखिए वस्तु की जो इमेज होगी वो कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो बच्चों, प्रतिबिंब बनेगी 30 सेंटीमीटर पर, वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा, इस तीसरे का बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, मैंने आपको पूरा प्रयास किया समझाने का। फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे, चौथा प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो बच्चों लाल होता है ना, जब प्रिज्म से यहाँ पे श्वेत प्रकाश हम पास कराते हैं तो ये क्या होता है, ये लाइट में जो है यहाँ पे इसकी स्कैटरिंग हो जाती है और यहाँ पे हमको एक पैटर्न मिलता है। वो पैटर्न कैसा मिलता है, VIBGYOR, है ना, GYOR। तो सबसे ये बेस है इसका,
वही है, आधार से जो हमें सबसे ऊपर रंग मिलता है तो लाल रंग का रंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो बच्चों मैं बता दूं, एम्पियर सेकंड मतलब आई इंटू टी, ये आवेश का मात्रक होता है, याद कर लीजिए। फिर छठा प्रश्न है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 और H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हम सर्किट बनाते हैं कि यहाँ पे दो R1 R2 जो आपके प्रतिरोध हैं उनको कैसे जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। और हमें बच्चों पता है कि समांतर क्रम में हम कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं, ये आपका A है और ये है B। तो आप देखें यहाँ पे R1 है और यहाँ पे क्या है? R2 है। इस वाले में करंट I1 जा रही है बच्चों और इसमें करंट क्या जा रही है? I2 जा रही है। तो यहाँ पे जो हीट बनेगी, दोनों पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो H1 हीट बन रही है बच्चों और यहाँ पे H2 हीट पर सेकेंड ऊष्मा डेवलप हो रही है। देन H1 इक्वल टू क्या होता है? I1 स्क्वायर R1T, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो बच्चों क्या होगा? इनका विभव क्या होगा? सेम होगा। तो इसको मैं विभव के फॉर्मूले में ले जाऊं, आई ओम्स लॉ से आई को मैं क्या ले सकता हूं? V अपॉन का R1 और उसका मैं कर दूं स्क्वायर इनटू का R1T कर दूं बच्चों। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल के आ रहा है कि V स्क्वायर और यहाँ पे R1 स्क्वायर से R1 कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू का T, ये हमारी H1 की वैल्यू हो गई। और सिमिलरली H2 की वैल्यू कितनी होगी? V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू का T। तो यहाँ पे देखिए दो रिलेशन हमको मिल गया, 1 और 2। इन दोनों का क्या कर दें? इन दोनों का हम रेशियो निकाल लें तो कैसे आएगा? यहाँ पे देख पाएंगे बच्चों H1 अपॉन H2, H1 की वैल्यू आई है V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू का T और नीचे आया है V स्क्वायर अपॉन R2 इंटू का T। यहाँ से देखिए T से T कैंसिल, V स्क्वायर से V कैंसिल, तो H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आएगा ये ऊपर जाएगा R2 अपॉन का R1। और ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो डायरेक्टली आप आंसर याद रखना, मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके निकाल के दिखाया ताकि आप समझ पाएँ कि ये कैसे निकल के आ रहा है। छठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स के क्वेश्चन है, सातवां फिजिक्स का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल न्यूटन एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम इसको भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला, F इक्वल टू हमने पढ़ा है IBL साइन थीटा, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? F अपॉन का IL। F मतलब न्यूटन हो गया, I मतलब एम्पियर हो गया, L मतलब मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं उपभाग, यानी यहाँ पे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यानी कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चन मिले। यानी ऑब्जेक्टिव पे आप देख पा रहे हैं कि 7 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के मिले हैं, उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है तो बता है बच्चों CH4 ये होता है, इसको CH4 इसी को फैला दो, C और इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ये बन गया मीथेन का संरचनात्मक सूत्र। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी क्या होती है? समजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर हो। कितना हो बच्चों? ये ध्यान रखना, समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। तो A, B, C और D में आप देखेंगे कि दोनों कार्बनिक यौगिकों में CH2 का अंतर कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर B की तरफ जाइए और यहाँ पे देखिए CH4 में और C2H6 में कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है भाई, इसमें एक कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो बेसिकली ये दोनों क्या हो गए? दोनों समजातीय श्रेणी के हो गए। फिर यहाँ पे बच्चों 10वें प्रश्न पे जाएंगे, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। शुद्ध जल का pH कितना होता है? तो शुद्ध जल
उदासीन होता है, और उदासीन के लिए पीएच कितना होता है बच्चों? 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों पूछा है एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है? बिल्कुल उपधातु है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, मेटेलॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटेलॉयड, उपधातु। एंटीमनी क्या है? उपधातु है, सेमीकंडक्टर। फिर देखिए यहाँ पे 13वें नंबर पे रिएक्शन पूछी गई है, जबरदस्त रिएक्शन पूछी गई है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यहाँ पे एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द CH2SO4, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों? एस्टर। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, 13 का सी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो बनेगा वो एस्टर बनेगा, CH3COO-C2H5। फिर उपभाग 3, यानी कि बच्चों अब हम किस पे आ गए हैं? बायोलॉजी वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। बायोलॉजी, यहाँ पे जीव विज्ञान पे आ गए हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो एटीपी होता है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा किस क्या बोलते हैं भाई? एटीपी को बोलते हैं। पित्त रस का स्राव होता है। बायो के क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। रिपीट तो सारे क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन फिजिक्स में कभी कभी क्वेश्चन अलग बन के आ जाते हैं। तो बाकी हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, 4-5 साल का कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 15 है, पितरस का स्राव होता है तो कहाँ से होता है बच्चों? यकृत से होता है पितरस का, और कहाँ पे इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होता है भाई? पराग कोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं तो ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम एक ऐसा ब्रायोफाइलम एक पौधे का एक वर्ग है जिसमें क्या होता है कि पत्तियों पर ही कलियां निकल आती हैं, विकसित हो जाती है, और फिर से उससे नया पौधा जन्म ले लेता है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, एक लिंगी फूल का उदाहरण आपको बताना है ध्यान से। पपीते का फूल एक लिंगी फूल है, ठीक है, यानी कि पपीते के पेड़ में मेल और फीमेल दोनों पेड़ होते हैं, और फीमेल पेड़ में ही क्या होते हैं? फल आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो बिल्कुल बच्चों आप सभी को पता है, 120-80 का रेशियो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? 20वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। फिर खंड बा, तो खंड बा आ गया और उसमें उपभाग 1। तो खंड भा में उपभाग 1 मतलब पहले आपके हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान। और बच्चों मैंने आपको ये बताया कि आपने एक उपभाग हेडिंग डाला है तो उस उपभाग के सारे क्वेश्चन एक साथ करिए, उसके बाद अगले पेज से अगले उपभाग का हेडिंग डाल करके लिखिए। ये नहीं कि यहाँ पे मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन डाला फिर दूसरा मैंने केमिस्ट्री का उठा के कर दिया, ऐसा नहीं करना है, निर्देश में लिखा है। फिर वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे आ गया। एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो उन्होंने बताया है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितना है भाई? प्रतिबिंब की लंबाई जो है एक 25 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू तो कितनी हो गई? यू हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे यू है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखा है और वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो कितना बनना? हाइट ऑफ इमेज कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें पता है वी बाई यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू इक्वल टू होता है बच्चों हाइट ऑफ इमेज अपॉन का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस वी और यू हमें पता है बच्चों कितना आया है? माइनस का 25 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ इमेज को हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 अपॉन का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच्चों बन रहा है v बाई 25 इक्वल टू 1/2। क्लियर है? तो v इक्वल टू कितना आ गया? 25/2। v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे, तो v इक्वल टू कितना आ गया भाई? यहाँ पे
25/2, बिल्कुल इस क्या मिल गया 25। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए आपको आ गई प्रतिबिंब की दूरी। फिर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए सिर्फ मैं फार्मूला बता दूंगा। फोकस के लिए आप लगाएंगे यहाँ पे दर्पण फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। तो बच्चों v की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है 25/2 ले लेना है, और u की वैल्यू कितनी लेनी है, -25। v की वैल्यू कितनी लेनी है, 25/2 प्लस का u की वैल्यू -25। इसी को सॉल्व कर लेंगे और इसी की वजह से हमारा फोकस निकल आएगा बिल्कुल। और मैं बता दूं फोकस कितना आएगा, तो f = 25 सेंटीमीटर आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। फिर बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी यहाँ पे देखिए आपको लाइट से ही मिलने वाला है, लाइट का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट मैं समय लूँगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभिसारी किरणें के मार्ग में अवतल लेंस, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की उपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होती हैं, और लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। इन्होंने कंडीशन दे दी है कि मान लिया कि अभिसारी किरणें हैं, अभिसारी यानी कि एक, ये अभिसारी किरणें कुछ इस प्रकार होती हैं बच्चों। ये किरणें आ रही और यहाँ पे एक पॉइंट पे अभिसारित हो रही हैं। ठीक है, ऐसे। अब अभिसारी किरणों के मार्ग में हमने क्या रख दिया है, इसके मार्ग में रखा है अवतल लेंस। तो जब अवतल लेंस यहाँ पे हमने रख दिया, तो अब इसकी इमेज क्या हो गई, यहाँ बन रही है, चेंज हो गई। यानी अभिसारी किरणों के मार्ग अवतल लेंस रखने पर किरण लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती। अब ये जो हो गई लेंस से कितना हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया इधर। ठीक है, तो लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होती हैं, यानी कि हमें ये बेसिकली निकालना है ये। अब यहाँ पे अच्छा, लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, इस लेंस की फोकस दूरी। तो बच्चों देखिए प्रतिबिंब यहाँ बनना है, जाके u निकालना है। इसमें क्या कर लो आप, 1/f = 1/v - 1/u लगाओ। और ये v की वैल्यू कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर है। और f की वैल्यू भी पता है आपको, 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप v कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा पूरा इस प्रकार। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, करने वाले इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन रटिए। ठीक है, न्यूमेरिकल रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो यार सर्किट बताना है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को हमें ऐसे जोड़ना है कि हमको क्या मिल जाए, पहले 1 ओम मिल जाए तुल्य प्रतिरोध, और फिर नहीं, पहले एक 4 ओम मिल जाए तुल्य प्रतिरोध, फिर 1 ओम मिल जाए। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कि एक तो 2 ओम 3 ओम लेना, एक मैंने ये ले लिया और यहाँ पे हमने लगा दिया 2 ओम। ठीक है, और फिर कुछ सर्किट ऐसे बनाई और फिर ऐसे बनाई। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 3 ओम ले लूँ और यहाँ पे ले लूँ 6 ओम, तो और यहाँ पे मैं इसको सेल से जोड़ दूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा बच्चों, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा 4 ओम। कैसे आएगा भाई, 2 और इसको आप पहले जोड़ोगे 1/3 और 1/6 को, इसका तुल्य 2 आएगा, और फिर दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये प्लस एंड नेगेटिव है इधर, ऐसे ये करंट फ्लो हो रही है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 ओम इस सर्किट का। और अगर आप इन सभी को 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को, इन सब को कैसे जोड़ दिया बच्चों, इन सब को आप क्या जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दो, तो आपको तुल्य प्रतिरोध 1 ओम मिल जाएगा। पैरेलल में जोड़ना है तो कैसे जोड़ देना है भाई, ये लेना है और इधर, फिर इधर, फिर इधर, और इन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया, पैरेलली जुड़ गए। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये सर्किट बन गया। फिर अगला 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य और आवरण को लिखिए। तो यहाँ पे तार का नाम बताना है,
तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ओरली बता दे रहा हूं कि उनके कार्य क्या क्या है। तो फेज तार होता है जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर। फेज तार होता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, लाइव वायर बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये विद्युत प्रवाह को विद्युत स्रोत से उपकरण तक ले जाता है, यानी मीटर मेन सप्लाई से ये करंट आता है। ठीक है। न्यूट्रल तार होता है एक, दूसरा होता है न्यूट्रल तार। तो इसको इंग्लिश में ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, न्यूट्रल वायर। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, विद्युत प्रवाह को वापस स्रोत तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। लाने का काम कौन कर रहा है, लाइव वायर। न्यूट्रल वायर क्या कर रहा है, वापस ले जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो लाइव वायर होता है वो लाल, भूरा या काला हो सकता है। लाइव वायर क्या हो सकता है, लाल हो सकता है, भूरा हो सकता है और काला भी हो सकता है। ठीक है। और न्यूट्रल तार कैसा होता है, ये नीला होता है या फिर सफ़ेद होता है। न्यूट्रल जो वायर होता है ये नीला होता है बच्चों, या फिर सफ़ेद होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर एक आपका होता है अर्थ वायर, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर का काम क्या है, विद्युत लीकेज से सुरक्षा प्रदान करना होता है। विद्युत धारा को पृथ्वी में प्रवाहित करता है, यानी कि अगर कहीं विद्युत लीकेज हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, तो सारा का सारा चार्जेस कहाँ चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है। और अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, सारे चार्जेस को एब्जॉर्व कर लेता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो ये हरा होता है। अर्थिंग वायर हरा, पृथ्वी हरी भरी होती है तो ये हरा होता है, सिर्फ हरा ही याद रखो, कहीं कहीं हरा पीला भी रहता है। तो आप हरा यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि सिर्फ हरे कलर का होता है। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा है धारावाही। अगला अथवा में ऑप्शन दिया है कि धारावाही क्या दिया है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो मान लो कोई ये बच्चों धारावाही चालक है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर एक चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो बच्चों ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा पर निर्भर करता है। धारा की दिशा बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। इस वायर से, यानी कि इस तार से जितनी दूर पे जाएंगे आर, उसकी क्या हो जाएगी। इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला होता है बच्चों, डी वी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट 4 पाई साइन थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 4 पाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस किस पे डिपेंड कर रहा है, धारा पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला क्या है, धारा पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद है कि लेंथ पे, लंबाई, चालक की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई किसकी, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। और दूरी पर निर्भर करता है कि कितनी दूरी पे आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या लिखते हैं, दाहिने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यही है। ये नियम क्या है कि अपने हाथ की उंगलियों, अपने दाहिना हाथ लें और उसको मुट्ठी बांधें, तो जो आपका अंगूठा होगा वो धारा की दिशा को, और जिधर उंगलियां मुड़ी हुई हैं वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, राइट हैंड थंब रूल से हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। फिर बच्चों देखिए निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। इनका संरचनात्मक सूत्र हमें बताना है। तो एथेनोइक अम्ल बेसिकली क्या होता है, एसिटिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। हमें इनका संरचनात्मक सूत्र बताना है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया OH। तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र। फिर है बेटा मैथेनल होता है HCHO। इसको संरचनात्मक में लिखें तो C इधर H डबल बॉन्ड O, ये हो गया मैथेनल। फिर 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। 1 क्लोरोप्रोपेन होता है CH3CH2Cl। अब इसी को फैला लो, हो जाएगा। नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH3NO2।
ठीक है। इसका अगर संरचना बनाना है तो कैसे होगा, यहाँ पे बता रहा हूँ। सी तो 3, ये कार्बन से हमेशा 3 कोवलेंट बॉन्ड ही जुड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना कि उसकी वैलेंसी क्या, 4 कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी, कार्बन से 4 कोवलेंट बॉन्ड ही जुड़ेंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। और यहाँ पे देखिए बच्चों नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जुड़ गया। अच्छा, नाइट्रोजन ना जोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ेंगे यहाँ, ठीक है, CH3NO2। तो यहाँ पे N जोड़ करके क्या कर देंगे, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन और 1 बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहाँ पे N प्लस में होगा, O नेगेटिव में हो जाएगा। ये CH3NO2 का स्ट्रक्चर है। फिर 26वां प्रश्न है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे मैं रफ करता हूँ। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पे आपको लिख के बतानी है और इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो बेसिकली विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम रिएक्शन देखते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको यहाँ पे लिखनी है, स्पष्ट करना है। फिर मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम उपयोग लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखिए। तो बच्चों आयुपेशी नाम आता है आपको HCHO। तो HCHO बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा था मेथेनल, ये क्या है, ये है मेथेनल, मेथेनल, ठीक है। और CH3CH2 इसका आयुपेशी नाम क्या होगा, तो ये प्रोप 1इन है। ये क्या है बच्चों, प्रोप है, प्रोप 1इन इसका हो जाएगा नाम। कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। कार्बन की संयोजकता 4 होती, क्यों 4 होती पूरा बताना है। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बेकिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3 होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा को, ठीक है। रासायनिक नाम और सूत्र और बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 2 2 ये 6 नंबर का हो गया यहाँ से। फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिखे, द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो कमेंट करेंगे, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। उपभाग 3, अब यहाँ पे देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए, ठीक है। मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे इस प्रकार आपके 6, ये 4 नंबर का और 4 नंबर का, 4 4 8 और 8 6 14, 14 मार्क्स का ये आपका यहाँ पे बायो का क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार आपका कुछ पेपर आने वाला है और ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे बेसिकली मैंने 75% से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। थ्योरी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसका PDF लिखूँ और मतलब उसको टाइप करूँ और फिर आपको बताऊँ, इसलिए मैं सिर्फ वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो यहाँ पे बताना पॉसिबल है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये मॉडल पेपर हो जाता है। आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको कोई और मॉडल पेपर चाहिए या किसी भी का आंसर चाहिए, पर्सनली मैं उसका आंसर अपलोड कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।